तो दोस्तों जैसा कि बात करते हैं, अगर हमें यूपी पुलिस और एसएससी जीडी जैसे एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो हमें क्या करना होगा कि टॉपिक वाइज तैयारी करना होगा। क्योंकि हमें पहले से ही पता है कि अगर हम जीके जीएस को सब्जेक्ट वाइज तैयारी करते हैं तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो इसका जो सिलेबस है काफी वास्ट है और सारी चीज को कवर कर पाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं आपको टॉपिक वाइज सारे एक तरह से अगर आप देखें तो सारे सब्जेक्ट की मैं तैयारी करवा रहा हूं। जो लोग नए हैं वे क्या करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जो लोग पुराने हैं वे क्या करें, दूसरों को भी शेयर कर दें। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा, यदि आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाए तो आप क्या करिए, हमारे साथ नोट्स भी बनाते चलिए, ताकि आप क्या कर सके, जब एग्जाम के पहले कुछ समय बचे तो आप उस समय क्या कर सके, एक तरह से रिवीजन कर सके, ताकि जब एग्जाम में आप बैठे तो अपने आप को बिल्कुल फ्री फील महसूस करें दोस्तों। तो दोस्तों आइए अब प्रारंभ करते हैं, बिना किसी और बात की चर्चा करते हुए सीधा आते हैं आज के अपने टॉपिक पर। जैसा कि बात करते हैं, आज हम समझने वाले हैं सबसे पहले राज्यसभा के बारे में। इसके पहले वाली क्लास में यदि आप देखें तो हमने आपको गवर्नमेंट के ब्रांचेस के बारे में बता दिया है। जैसा कि बात करते हैं कार्यपालिका के बारे में, विधायिका के बारे में और न्यायपालिका के बारे में हमने बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है। जिन लोगों ने अभी तक पिछली वाली क्लास को नहीं देखा हुआ है वे लोग क्या करेंगे, इस क्लास को देखने के बाद पिछली वाली क्लास को जरूर देख लेंगे, क्योंकि उसमें मैंने लोकसभा के बारे में भी बहुत अच्छे तरीके से बता दिया है। ये मान के चलिए, जिस टॉपिक को मैं आपको पढ़ाऊंगा या जिस टॉपिक को मैं कवर करूंगा, इससे बाहर से कोई भी चीजें नहीं आएंगी, क्योंकि मैं पूरी टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से कवर कर रहा हूं। चलिए आइए अब प्रारंभ करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम आज जानते हैं राज्यसभा के बारे में, तो हेडिंग डाल लीजिए राज्यसभा। तो आइए समझते हैं राज्यसभा के बारे में। चलिए हेडिंग डालिए आप लोग, राज्यसभा की बात करते हैं। देखिए राज्यसभा की बात करते हैं दोस्तों, तो राज्यसभा के बारे में किस आर्टिकल में चर्चा किया गया है या की गई है दोस्तों, तो आर्टिकल अगर आप देखते हैं तो आर्टिकल 80 में। तो ध्यान रखिएगा आर्टिकल 80 में आर्टिकल 80 में किसके बारे में बताया गया है, तो राज्यसभा के बारे में बताया गया है। तो राज्यसभा के बारे में किस आर्टिकल में डिस्कशन किया गया है, तो ध्यान रखिएगा आर्टिकल 80 में डिस्कशन किया गया है। दूसरी बात करते हैं राज्यसभा के बारे में, तो राज्यसभा को किस नेम से जाना जाता है दोस्तों, तो इसे अंग्रेजी में अपर हाउस भी कहा जाता है। तो इसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है दोस्तों, अपर हाउस कहा जाता है। दूसरी बात कर लेते हैं, हिंदी में इसे क्या कहा जाता है, तो हिंदी में इसे कहा जाता है उच्च सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे हिंदी में, तो इसे हिंदी में कहा जाता है दोस्तों उच्च सदन कहा जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, राज्यसभा की बात करते हैं दोस्तों, तो इसे स्थायी सदन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे स्थायी सदन भी कहा जाता है। ठीक है, और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, याद करिएगा, इसे एक और नाम से जाना जाता है दोस्तों, इसे द्वितीय सदन के नाम से भी जाना जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि प्रथम सदन के नाम से किसे जाना गया है, तो प्रथम सदन की बात करते हैं तो लोकसभा को प्रथम सदन के नाम से जाना गया है। ठीक है, तो लोकसभा की बात करते हैं तो इसे प्रथम सदन के नाम से जाना गया है, और द्वितीय सदन की बात करते हैं तो राज्यसभा को द्वितीय सदन के नाम से जाना गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने आपको बताया राज्यसभा के बारे में कि राज्यसभा के बारे में जो डिस्कशन किया गया है वो किया गया है आर्टिकल 80 में किया गया है, यानी कि 80 में किया गया है। राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है या उच्च सदन कहा जाता है या स्थायी सदन कहा जाता है या द्वितीय सदन कहा जाता है। अब यहां पर एक बात आपको समझ में नहीं आ रही होगी दोस्तों कि स्थायी सदन इसे क्यों कहा जाता है, तो इसे स्थायी सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि राष्ट्रपति इसे भंग नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रपति इसे समय से पहले भंग नहीं कर सकते हैं, यानी कि कार्यकाल की बात करते हैं। कुल मिलाकर एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, या कह सकते हैं जैसे इसका जो कार्यकाल होता है ना 6 वर्ष, तो इसको राष्ट्रपति भंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति इसे भंग नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा लोकसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है, तो लोकसभा को स्थायी सदन इसलिए कहा जाता है
क्योंकि राष्ट्रपति इसे भंग नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रपति इसे भंग नहीं कर सकते हैं दोस्तों, ये बातें जरूर ध्यान रखिएगा। तो कौन सा वो सदन है जिसे राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं समय से पहले? तो वो है दोस्तों लोकसभा है, जिसे समय से पहले राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, भंग कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने पहली वाली क्लास को नहीं देखा हुआ है वे लोग बाद में क्या करेंगे, इस क्लास को देखने के बाद पहली वाली क्लास को जरूर देख लेंगे, क्योंकि हमने पहली वाली क्लास में सारी बातें बता दिया है। ठीक है, चलिए अब आइए बात कर लेते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को राज्यसभा का सदस्य बनना है तो उसके पास क्या योग्यता होनी चाहिए दोस्तों। यानी कि अगर कोई व्यक्ति ये चाह रहा है, कि वो राज्यसभा का सदस्य बने, तो उसके पास क्या योग्यता होनी चाहिए, यानी कि क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। देखिए हमारे देश में क्या है, क्वालिफिकेशन की कोई बात नहीं की गई है। व्यक्ति पढ़ा लिखा हो या ना पढ़ा लिखा हो, इससे कोई मतलब नहीं है। बस केवल और केवल एक तरह से जनता का विश्वास जीते और आराम से वो चुनाव जीत जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में अगर देखा जाए तो पढ़े लिखे की कोई बात नहीं की गई है, और इसलिए यहाँ पर योग्यता की बात की गई है। यानी कि अगर आप देखें तो एलिजिबिलिटी की बात की गई है। तो अगर किसी व्यक्ति को राज्यसभा का सदस्य बनना है तो एक तो बात आप पहले से ही जानते हैं कि भारत का नागरिक होना चाहिए, ये तो कॉमन बात है। तो भारत का नागरिक होना चाहिए, तो व्यक्ति क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी कि पर्सन शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया की बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, तो इसका एक तरह से उम्र कितनी होनी चाहिए, पूरा तो 30 वर्ष उम्र पूरी कर लिया हो व्यक्ति। तो अगर किसी व्यक्ति को एक तरह से राज्यसभा का सदस्य बनना है तो उसके लिए व्यक्ति को क्या, उस व्यक्ति के पास क्या योग्यता होनी चाहिए, व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए और 30 वर्ष की आयु कंप्लीट कर लिया हो। नेक्स्ट बात करते हैं, ये बात तो आप पहले ही जानते हैं कि व्यक्ति पागल व दिवालिया नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, पागल व दिवालिया नहीं होना चाहिए। ठीक है, पागल तो आप जानते ही हैं, जैसा कि बात करते हैं, कहा नहीं जाता एक बार कि देखिए कहा जाता है कि एक तरह से घर जला, भले ही घर मान लो जला, इसकी तो कोई बात नहीं है, लेकिन पागल के हाथ में माचिस किसने दिया, इसकी सबसे बड़ी बात है। तो वही बातें हैं यहाँ पर कि अगर व्यक्ति पागल हुआ और राज्यसभा में पहुंच गया तो समझ लीजिए कि क्या करेगा, गलत सलत ही कानून बना देगा। तो इसलिए पागल लोगों को एक तरह से राज्यसभा का सदस्य छोड़िए, कहीं कभी उसे सदस्य बनाने की बात नहीं की जाती है। और इतना ही नहीं, दिवालिया भी नहीं होना चाहिए। दिवालिया उसे कहा गया है जो व्यक्ति बैंक से तो लोन लिया हो, लेकिन बैंक के पैसा मांगने पर उसने मना कर दिया हो कि हमारे पास पैसा नहीं है, क्योंकि हम बिल्कुल एक तरह से कह सकते हैं खाली हो चुके हैं। तो बैंक उसे क्या कर देती है, बैंकक्रप्ट घोषित कर देती है, यानी कि दिवालिया घोषित कर देती है, जैसे कि विजय माल्या और नीरव मोदी की बात करते हैं। तो इसलिए पागल व दिवालिया नहीं होना चाहिए। आप जानते हैं कि ऐसे लोग अगर राज्यसभा या किसी भी सदन में पहुंच गए तो पूरे देश को या पूरे सदन को ही बर्बाद कर देंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, इसके कार्यकाल की बात कर लेते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है दोस्तों वो कितना होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष होता है। कितना होता है, तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है दोस्तों 6 वर्ष होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं राज्यसभा के बारे में। यहां पर एक और बात ध्यान रखिएगा, इसके 1/3 सदस्य जो होते हैं, 1/3 जो सदस्य होते हैं दोस्तों, वे क्या करते हैं, हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी कि रिटायर्ड हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। कौन, राज्यसभा के सदस्य। तो राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है दोस्तों वो 6 वर्ष का होता है, लेकिन 1/3 सदस्य जो होते हैं हर 2 वर्ष में क्या होते रहते हैं, सेवानिवृत्त होते रहते हैं, यानी कि रिटायर्ड होते रहते हैं, यानी कि जाते रहते हैं और आते रहते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो रिटायर हो जाते हैं, जो चले जाते हैं, उनके स्थान पर नए सदस्य आ जाते हैं या पुराने ही सदस्यों को दोबारा चुन लिया जाता है। तो ये दोबारा चुनाव बीच बीच में होता रहता है ना, सुनते हैं, तो वो वही चुनाव है राज्यसभा के। ठीक है, तो दूसरी बात करते हैं कि इनका चुनाव कैसे होता है। अब आइए बात कर लेते हैं इनका चुनाव कैसे होता है। तो इनका चुनाव जो होता है दोस्तों, इनका जो चुनाव होता है, इनका चुनाव ऐसे होता है, अप्रत्यक्ष होता है। कैसे होता है, अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष का मतलब ये हो जाता है दोस्तों कि इनडायरेक्ट इनका इलेक्शन होता है,
जिन्हें जनता नहीं चुनती है बल्कि जनता के द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं वे लोग क्या करते हैं, राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो विधानसभा के सदस्य होते हैं, जो विधानसभा के सदस्य होते हैं, जो विधानसभा के सदस्य होते हैं, वे क्या करते हैं, राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। तो विधानसभा के सदस्य क्या करते हैं, राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। जैसा कि मैं आपको समझाने वाला हूं सारी बात, आप चिंता मत करिए, राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। दोस्तों ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूं ना, देखिए जैसा कि बात करते हैं उत्तर प्रदेश एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश को यदि आप देखें तो यहाँ पर राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, तो यहाँ पर राज्यसभा की जो सीटें हैं 31 है। तो यहाँ की जो विधानसभा है ना, यहाँ की जो विधानसभा है ना, ये 31 लोगों को क्या करती है, राज्यसभा में भेजती रहती है। ठीक है, जैसे कि जो अब यहाँ की जो विधानसभा वो कहाँ पर है, तो लखनऊ में विधानसभा, उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा है वो कहाँ पर है, लखनऊ में है। जहां पर योगी जी बैठते हैं ना, वो विधानसभा ही दोस्तों। तो वहां के जो सदस्य होते हैं जिनको जनता ने चुनकर भेजा हुआ विधानसभा में, और विधानसभा के जो सदस्य हैं वे क्या कर रहे हैं, राज्यसभा में लोगों को चुनकर भेज रहे हैं। इसीलिए क्या कहा जा रहा है कि जो इनका चुनाव होता है अप्रत्यक्ष होता है, यानी कि इनडायरेक्ट होता है। इसको आप ऐसे समझ लीजिए। देखिए जैसे मुख्यमंत्री का इलेक्शन होता है कि नहीं, वैसे तो मुख्यमंत्री का इलेक्शन नहीं होता है, ठीक है, उनको अपॉइंट किया जाता है। लेकिन आप मान के चलिए जब विधानसभा का इलेक्शन होता है तो कौन चुनता है, जनता चुनती है ना। जब मुख्यमंत्री का इलेक्शन होता है तो जनता चुनकर क्या करती है, उन लोगों को विधानसभा में भेज देती है, और विधानसभा के लोग क्या करते हैं, राज्यसभा में सदस्यों को भेज देते हैं। कुछ सदस्यों को बात करते हैं जो भी एक तरह से कैंडिडेट होते हैं, तो वहां के लोग चुनकर राज्यसभा में भेज देते हैं। तो 31 सीटें राज्यसभा की उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो ये 31 लोग जो होते हैं राज्यसभा में होते हैं। तो समय समय पर इनमें से जिसका कार्यकाल खत्म होता रहता है वो आता रहता है, और कुल मिलाकर पुराने आते रहते हैं, नए जाते रहते हैं, और कई बार पुराने ही 1-2 बार बन जाते हैं। वो तो फिर निर्भर करता है वो सिचुएशन क्या है। ठीक है, तो राज्यसभा के बारे में हमने किन किन बातों पर चर्चा कर लिया है, एक बार मैं आपको सारी बातें बता देता हूं, फिर इसके बाद मैं आपको नई बातें बताऊंगा। चलिए आइए बात कर लेते हैं हमने किन किन बातों को समझा है। यहाँ पर सबसे पहले हमने आपको बताया राज्यसभा के बारे में कि राज्यसभा को क्या कहा गया है, अपर सदन कहा गया है, यानी कि अपर हाउस कहा गया है, और उच्च सदन कहा गया है। इसे स्थायी सदन कहा गया। क्यों कहा गया है कि राष्ट्रपति इसे भंग नहीं कर सकते हैं। इसे द्वितीय सदन कहा गया है। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए व्यक्ति के पास कितनी योग्यता होनी चाहिए, सॉरी उसके पास कौन सी योग्यता होनी चाहिए या योग्यताएं होनी चाहिए, तो व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, 30 वर्ष की आयु कंप्लीट कर लिया हो, पागल व दिवालिया नहीं होना चाहिए। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों, तो 6 वर्ष होता है, और 1/3 जो सदस्य होते हैं वे हर 2 वर्ष में क्या होते हैं, सेवानिवृत्त होते रहते हैं। इनका चुनाव कैसे होता है दोस्तों, अप्रत्यक्ष होता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो विधानसभा के सदस्य होते हैं वे क्या करते हैं, राज्यसभा के सदस्यों को चुनकर राज्यसभा में भेजते हैं। ठीक है, तो ये बातें आप जरूर ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए अब आइए बात कर लेते हैं दोस्तों कि राज्यसभा की बात करते हैं तो राज्यसभा में अधिकतम कितनी सीटें हो सकती हैं। देखिए राज्यसभा में यदि आप देखें तो अधिकतम कितनी सीटें हो सकती हैं, तो 250 हो सकती हैं। तो राज्यसभा में अधिकतम की बात कर लेते हैं, तो राज्यसभा में अधिकतम सीटों की बात करते हैं 250 सीटें हो सकती हैं। अभी वर्तमान में कितनी सीटें हैं, तो वर्तमान की बात कर लेते हैं कि वर्तमान में कुल कितनी सीटें हैं दोस्तों, तो वर्तमान में यदि आप देखें तो 245 सीटें हैं। वर्तमान में 245 सीटें हैं राज्यसभा में। कितनी सीटें हैं राज्यसभा में, तो 245 सीटें हैं। अब एक और बात मैं आपको बताऊं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। देखिए राज्यसभा में ही क्या होता है, राष्ट्रपति 12 लोगों को मनोनीत करते हैं। कितने लोगों को मनोनीत करते हैं, तो 12 लोगों को मनोनीत करते हैं। तो बिना किसी इलेक्शन के, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं एक जगह पर, 1 मिनट, ये थोड़ा से सीक्वेंस में आ जाए, ठीक है। देखिए यहां पर मैं लिख दे रहा हूं कि राष्ट्रपति क्या करते हैं, राष्ट्रपति लिख लीजिए आप लोग, राष्ट्रपति 12 सदस्यों को बिना किसी चुनाव के सीधे राज्यसभा में
मनोनीत मनोनीत करते हैं, ठीक है। लेकिन किन्हें राज्यसभा में सीधे मनोनीत करते हैं? मनोनीत का मतलब होता है दोस्तों अपॉइंट, नॉमिनेट करते हैं, यानी कि राज्यसभा में बिना किसी इलेक्शन के उन्हें भेज देते हैं। कितने सदस्यों को? 12 सदस्यों के। लेकिन वे 12 सदस्य ऐसे कौन से होंगे या किन क्षेत्रों से होंगे? सबसे मेन तो ये पूछा जाता है किन क्षेत्रों से होंगे जिन्हें बिना किसी इलेक्शन के एक तरह से राज्यसभा में भेजा जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। तो बात कर लेते हैं वे क्षेत्र कौन कौन से हैं, एरिया कौन कौन से हैं। तो सबसे पहली बात कर लेते हैं तो साहित्य की बात करते हैं, साहित्य। दूसरी बात करते हैं विज्ञान की बात करते हैं, साहित्य विज्ञान। तीसरी बात कर लेते हैं दोस्तों कला की बात कर लेते हैं, और चौथी बात कर लेते हैं साहित्य विज्ञान कला और समाज सेवा की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? समाज सेवा के क्षेत्र की बात करते हैं। फिर पांचवी बात कर लेते हैं दोस्तों खेल के बारे में बात कर लेते हैं। तो ऐसे लोग जिन्होंने एक तरह से कह सकते हैं महान कार्य किया है, इन क्षेत्रों में ऐसे लोगों को राज्यसभा में भेज दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा सीधे ही, बिना किसी इलेक्शन के। तो साहित्य विज्ञान कला और समाज सेवा और खेल के क्षेत्र में जिन्होंने विशेष योगदान दिया हुआ है, उन लोगों को सीधे राज्यसभा में एक तरह से राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। यहां पर एक और बात मैं बता देता हूं, देखिए ये जो मैं जहां पर भी लिखता हूं, ये मत सोचिएगा कि मैं जैसे तीर मारता हूं वैसे आप भी तीर लगा दें। बहुत सारे छात्र क्या करते हैं, दरअसल मैं ऑफलाइन जब पढ़ाता हूं तो कई छात्र जब नए होते हैं तो यहाँ जगह नहीं होती, तो मैं कई जगह पर एरो करके क्या कर देता हूं कि उन्हें बताता हूं, लिखता हूं, मतलब एरो करके लिख देता हूं। तो वे भी छात्र क्या करते हैं उसी तरह से एरो बना लेते हैं। तो इसीलिए मैं ऑनलाइन में भी ये बातें बताना चाहूंगा कि आप लोग इस तरह नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, बिल्कुल जो भी बातें होंगी उसको क्रम से आप नीचे लिखते चले जाइएगा, ठीक है। एक एक चीजों को नीचे लिखते चले जाइएगा, नहीं तो बाद में आप क्या करें, आप भी तीर मारे हर जगह और तीर मार दे तो दे, लेकिन फिर बाद में अपना लिखा खुद ना समझ में आए, तो इससे आपको परेशानी होने लगे कि मास्टर ने पढ़ाया क्या। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा, जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो नोट्स हमारे पास बन रही है क्लास में, तो आप लोग इस तरह नोट्स बनाइए। ये देखिए बिल्कुल सीक्वेंस वाइज आप भी नोट्स बनाइए, निश्चित तौर पर आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। ये नहीं कि आप क्या करें, आप भी तीर वगैरह मार ले खूब चारों तरफ, ठीक है। तो आप भी तीर वगैरह मत मारिएगा, नहीं तो समझ लीजिए अपना लिखा खुद नहीं समझ में आएगा, फिर बाद में कहेंगे मास्टर ने पता नहीं क्या पढ़ा दिया था उस समय तो अच्छे से पढ़ाए थे, लेकिन अब हमारा लिखा खुद ही हमें समझ में नहीं आ रहा, तो फिर आपको दोबारा वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो साहित्य विज्ञान कला में आइए हम टॉपिक पर बात करते हैं। साहित्य विज्ञान कला और समाज सेवा के क्षेत्र में या खेल में जिन्होंने विशेष योगदान दिया हुआ है, राष्ट्रपति क्या करते हैं, सीधे ही राज्यसभा में उन्हें बिना किसी इलेक्शन के यानी कि बिना किसी चुनाव के राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। तो अभी वर्तमान में अब आते हैं हम इस टॉपिक पर ना, यहाँ पर हम थे ना कि लोग राज्यसभा में अधिकतम कितनी सीट हो सकती है, तो राज्यसभा में अधिकतम 250 सीट हो सकती है दोस्तों, और वर्तमान में कितनी सीट है, 245 है, जिसमें से 12 सदस्य को हमें निकालना पड़ेगा। 12 सदस्य को हमें निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा? क्योंकि ये राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए गए हैं। ये क्या किए गए हैं, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए गए हैं, क्योंकि बिना इलेक्शन के गए हैं। तो 5 में से 2 घटाएंगे 3 हो जाएगा, और 4 में से 1 घटाएंगे 3 हो जाएगा, और फिर बचेगा 2, ठीक है, सीधा 2 आ जाएगा। तो 233 सदस्य ऐसे हैं जो निर्वाचित हुए हैं, ठीक है। तो 280 सदस्य ऐसे हैं जो निर्वाचित हुए हैं। ये बातें आप जरूर ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। देखिए जितनी भी बातें मैं आपको बताते चल रहा हूं, आप सारी बातों को समझते चलिए, नहीं तो जब मैं आपको राष्ट्रपति के बारे में पढ़ाऊंगा और राष्ट्रपति में जब अब आपको बताऊंगा कि राष्ट्रपति को वही लोग चुन सकते हैं जो निर्वाचित होते हैं, तो आप फिर बाद में भूल जाएंगे कि आखिर निर्वाचित का मतलब क्या हो जाता है। देखिए निर्वाचित का मतलब ये हो जाता है जो चुनाव के माध्यम से आए हैं उन्हें क्या कहा जाता है, निर्वाचित कहा जाता है। जो बिना किसी इलेक्शन के आते हैं उन्हें मनोनीत कहा जाता है, जो कि हमने आपको बता ही दिया है, ठीक है। तो राज्यसभा में यदि आप देखें तो अभी तक हमारी बातें यहां तक हो चुकी है दोस्तों। आइए एक बार हम अपने पीडीएफ पर चलते हैं जहां हम पढ़ रहे थे, ताकि सीक्वेंस वाइज एक एक चीजों को हम और अच्छे से देख सकें, क्योंकि बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो अंग्रेजी में लिखना चाहते हैं और मैं हिंदी में बता रहा हूं, तो यहां पर वो चीजें इंग्लिश में भी है। चलिए एक एक चीजों को हम समझ लेते हैं, ठीक है। आपने पहले ही सारी बातें लिख लिया, देखिए हमने लिखवा दिया स्टार्टिंग में ही, ठीक है। तो यहां पर भी वही बातें मिलेंगी,
और जो नई बातें रहेंगी अगर मैंने नहीं लिखवाया है तो उसको आप लोग लिख लीजिएगा, मैं बता दूंगा क्या नहीं लिखवाया हूं मैं। देखिए राज्यसभा की बात करते हैं तो राज्यसभा के बारे में किस आर्टिकल में डिस्कशन किया गया है, तो आर्टिकल 80 में डिस्कशन किया गया है। और भारत की संसद का एक कौन सा सदन है, तो ऊपरी सदन है, जिसे क्या कहा जाता है, अपर हाउस कहा जाता है। और इसे राज्यों की परिषद भी कहा जाता है, तो ये वाला पॉइंट हमने नहीं लिखाया था तो इसको लिख लीजिए, इसे राज्यों की परिषद भी कहा जाता है। ठीक है, राज्यसभा में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं, बिल्कुल सही बात है, राज्यों के भी प्रतिनिधि होते हैं यानी कि रिप्रेजेंटेटर होते हैं, और केंद्र शासित प्रदेशों के भी प्रतिनिधि होते हैं। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, बिल्कुल सही बात है, इसे यह एक स्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा, ये तो हमने आपको पहले ही लिखा दिया है। फिर हालांकि हर 2 वर्ष में क्या होता है कि राज्यसभा में करीब 1/3 सदस्य 1/3 मेंबर जो होते हैं सेवानिवृत्त होते रहते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है, तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है दोस्तों 6 वर्ष के लिए होता है। तो ये बातें भी आप लोगों ने लिख लिया है, तो ये भी जानने की आवश्यकता नहीं है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है, तो ये भी मैंने लिखा दिया है 250 हो सकती है। अब राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है सभी राज्यों के विधानसभा के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा किया जाता है, तो ये वाला पॉइंट भी लिख लीजिएगा। वैसे मैंने आपको अप्रत्यक्ष बताया था, तो ये वही बातें हैं, अप्रत्यक्ष से ही रिलेटेड है, यानी कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व भी आप लिख लीजिएगा। कई बार इसे अनुपातिक प्रतिधान नहीं, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, ठीक है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व लिख लीजिएगा। तो राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है वो सभी राज्यों के जो विधानसभा के सदस्य होते हैं उनके द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा चुना जाता है। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखिएगा, हर राज्य में अलग अलग सीटें हैं राज्यसभा की, तो उस राज्य की जो विधानसभा होगी उतने ही लोगों को चुनकर राज्यसभा में भेजेगी दोस्तों। ठीक है, और भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो ये पॉइंट आप जरूर लिख लीजिए। तो भारत का जो एक तरह से अगर आप देखेंगे, जो भारत का एक तरह से यदि आप देखेंगे तो जो भारत का उपराष्ट्रपति है, जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। देखिए कल हमने आपको बताया था ना, लोकसभा का जो अध्यक्ष जहां पर बैठता है उसी तरह से देखिए उसी तरह से राज्यसभा में भी एक अध्यक्ष बैठता है, उसे सभापति कहा जाता है, और वो जो सभापति होता है ना वो भारत का उपराष्ट्रपति ही होता है। और इसीलिए यहां पर कहा जा रहा है कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। देखिए यहां पर एक और बात मैं आपको बता देता हूं कि भारत के पहले, एक पॉइंट लिख लीजिए, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, पहले तो ये लिख लीजिए, भारत के पहले उपराष्ट्रपति लिख लीजिए। तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर एस सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो डॉक्टर एस सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात करते हैं, तो डॉक्टर एस सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात करते हैं दोस्तों, तो ये कौन थे, भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। और ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे तो इसका मतलब ये हो जाता है कि भारत के पहले सभापति भी थे। तो ध्यान रखिएगा, भारत के पहले राज्यसभा के सभापति कौन थे, डॉक्टर एस सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर एस सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात करते हैं, तो ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, तो भारत के पहले राज्यसभा के सभापति भी थे दोस्तों। ये बातें भी आप लोग ध्यान रखिएगा। एक और बात मैं आपको बता देता हूं, ये जो उपराष्ट्रपति होता है ना, ये जो उपराष्ट्रपति होता है ना तो ये लोकसभा का सदस्य होता है और ना ही राज्यसभा का सदस्य होता है। ध्यान रखिएगा, ना ही ये लोकसभा का सदस्य होता है और ना ही राज्यसभा का सदस्य होता है। ठीक है, ना ही राज्यसभा का सदस्य होता है, ये बातें लिख लीजिए आप लोग, क्योंकि आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। तो ये जो उपराष्ट्रपति होता है ना, ये ना तो लोकसभा का सदस्य होता है और ना ही राज्यसभा का सदस्य होता है। ठीक है, तो ये बातें भी ध्यान रखिएगा। ठीक, अच्छा, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं जो उपराष्ट्रपति होता है जब ये राज्यसभा का पदेन सभापति होगा तो क्या इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होगा, क्या नहीं, इसका भी कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है। जैसे उपराष्ट्रपति की बात करते हैं, जैसे उपराष्ट्रपति की बात करते हैं तो जो उपराष्ट्रपति की बात करते हैं
तो जैसे कि उपराष्ट्रपति की बात करते हैं दोस्तों, तो उपराष्ट्रपति के बारे में अगर आप देखते हैं तो इनका जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष होता है ना। जैसे राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष, वैसे उपराष्ट्रपति का भी कार्यकाल 5 वर्ष ही होता है। ठीक है, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। चलिए यहाँ पर एक और बात मैं आपको बता देता हूं कि वर्तमान की जो राज्यसभा के सभापति हैं, वर्तमान के राज्यसभा के सभापति की बात करते हैं तो जगदीप धनखड़ है। कौन है? जगदीप धनखड़ की बात करते हैं। ठीक है, तो इनका नेम भी याद रखिएगा, नहीं तो एक बार इंटरनेट पे इनके चेहरा को देख लीजिएगा ताकि आपको याद रहे। तो अगर आप देखें तो जगदीप धनखड़ की बात करते हैं या धनखड़ की बात करते हैं, यही नाम इनका है, देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, तो वर्तमान के जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं, जो राज्यसभा के सभापति हैं। ठीक है, यहां पर एक और बात मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा या आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहूंगा, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, देखिए ये जैसे कल हमने आपको बताया था, यानी पिछली वाली क्लास में बताया था, एक तो लोकसभा का अध्यक्ष होता है और लोकसभा का अध्यक्ष होता है लोकसभा की अध्यक्षता के लिए, और साथ ही साथ अगर लोकसभा का अध्यक्ष नहीं है उस समय तो फिर क्या होता है, एक उपाध्यक्ष भी चुना गया होता है, तो उपाध्यक्ष होता है दोस्तों। तो उसी तरह से यदि आप देखें तो जब एक राष्ट्रपति होता है यानी कि सभापति होता है, तो साथ ही साथ एक उपसभापति भी होता है। लेकिन उपसभापति जो होता है वो राज्यसभा के सदस्यों में से ही चुना जाता है। तो ए पॉइंट आप लिख लीजिए, ए पॉइंट आप जरूर लिख लीजिए। चलिए मैं यहां पर लिख दे रहा हूं कि राज्यसभा के उपसभापति को, राज्यसभा के, लिख लीजिए, राज्यसभा के उपसभापति को, उपसभापति को राज्यसभा के सदस्यों में से ही चुना जाता है। राज्यसभा के सदस्यों में से ही चुना जाता है। ये बातें आप लिख लीजिए। देखिए ये जो उपराष्ट्रपति होता है वो ना तो राज्यसभा का सदस्य होता है ना ही लोकसभा का सदस्य होता है, लेकिन जो राज्यसभा का सदस्य होता है ना, सॉरी, जो उपसभापति होता है ना, उसे राज्यसभा के सदस्यों में से ही चुना जाता है। जब सभापति नहीं होते हैं यानी कि उपराष्ट्रपति नहीं होते हैं तो राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्यसभा की अध्यक्षता करता है वो उपसभापति करता है। ये बातें आप ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। तो अगर आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न ये बन जाए कि आप महोदय हमें ये बता दीजिए, अगर भारत का उपराष्ट्रपति नहीं है यानी कि जो राज्यसभा का सभापति होता है, अगर वो नहीं है तो उसके स्थान पर राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करेगा? तो ध्यान रखिएगा, जो उपसभापति होता है जिसे राज्यसभा में से ही चुना जाता है, तो वो क्या करेगा? राज्यसभा के सभापति के रूप में अध्यक्षता करेगा। दोस्तों भूलिएगा नहीं ये पॉइंट, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में थे, यहाँ आपके एग्जामिनेशन में यदि आप देखेंगे तो यहां से प्रश्न बनता रहता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ लेते हैं कि किन राज्यों में कितनी सीटें हैं। यहां पर एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा, राज्यसभा के बारे में बात करते हैं तो इसकी स्थापना की तारीख थी 3 अप्रैल 1952। चलिए किस राज्य में कितनी सीटें हैं राज्यसभा की, आइए हम देख लेते हैं। ठीक है, तो ये मैंने विकिपीडिया से लिया हुआ है। ठीक है, तो ये मैं आपको सोर्स से भी बता दे रहा हूं, अगर आपको लगता है तो आप जाकर वहां से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, यहां पर राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? तो यहां पर जो सीटें हैं वो 11 हैं। अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो यहां पर 1 सीटें हैं। असम की बात करते हैं तो यहां पर 7 सीटें हैं। और बिहार की बात करते हैं तो यहां पर 16 सीटें हैं। और छत्तीसगढ़ की बात करते